बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम नेक्स्ट टॉपिक के सर यहाँ पर आए हैं वो कौन सा है? ओहम्स लॉ। तो जॉर्ज साइमन ओहम हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें बताया था कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता है, क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, वोल्टेज कम या ज़्यादा करने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो आज जो हम मेन पॉइंट्स इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है कि डेफिनेशन, फार्मूला देखेंगे, रेजिस्टेंस, किस किस चीज़ पे वो रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, यूनिट उसकी क्या है, ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, ठीक है, आपको बुक से भी वो मिल जाएगी। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एम्पिरिकल फॉर्म इसके कॉन्सेप्ट में जाएं कि असल में इसका कॉन्सेप्ट है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन में इसका बस ये याद रखें कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड प्रोवाइडेड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये कहानी आपको समझाते हैं कि असल में ये है क्या। तो देखिए उससे क्या किया कि एक कंडक्टर लिया, ठीक है, एक कंडक्टर लिया, एक कंडक्टर, हमें पता है कि कंडक्टर में फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और कंडक्टर को किससे अटैच कर दिया? एक बैटरी से अटैच कर दिया। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, और हमें पता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो कितना है? V है। तो जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे कंडक्टर के अक्रॉस तो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस तरह मूव करना शुरू हो जाएंगे? इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी के लगाने से हमारे पास किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, तो ओहम से हमें ये बताया था कि जितना मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इंक्रीज़ करूँगा, जितना मैं यहाँ से पोटेंशियल जो बैटरी प्रोवाइड कर रही है कंडक्टर को, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट हो रहे हैं इस तरफ, ठीक है, तो उसकी वजह से जो करंट मूव कर रहा है वो उसने कहा था कि अगर मैं यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल चेंज करूँ, मतलब पोटेंशियल इंक्रीज़ करूँ, तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। यानी कि जितना मैं पोटेंशियल यहाँ से इंक्रीज़ करता जाऊँगा उतना करंट इंक्रीज़ होता जाएगा। इसकी आप एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं समझने के लिए कि बैटरी क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स को ये समझ ले कि धक्का मारती है कि चलो मूव करो। ठीक है, किस तरह से? देखिए, अगर बैटरी लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ हमारे पास मूव करने लग पड़ी हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगी और ये किस तरफ मूव करेंगे? इस तरफ, और सर्किट में करंट चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं यहाँ से बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जब वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो ज़्यादा फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन्स पे और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, और अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो क्या होगा? करंट भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मोशन ऑफ चार्जेस ही तो हमारे पास करंट है। ठीक है, तो जितना यहाँ से पोटेंशियल दिया उतना करंट भी बढ़ेगा। तो उससे हमें कहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है I के। ठीक है, कि जितना मैंने वोल्टेज बढ़ाया उतना ही करंट भी बढ़ गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर चेंज हो गया तो फिर सारी कहानी उल्ट हो जाएगी। ठीक है, मेटल्स में ये होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से करंट डिक्रीज़ हो जाता है। तो ख्याल रखना है कि ये रिलेशन तभी वैलिड है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, जब क्या होगा कि कंडक्टर का टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो टेम्परेचर है कांस्टेंट रखना है, मतलब फिजिकल स्टेट इसकी कांस्टेंट रखनी है। और हमें पता है कि जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I तो प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म होगा, तो आंसर क्या आएगा कि V इज़ इक्वल टू I R। V इज़ इक्वल टू I R। तो यही हमारे पास क्या है? ओम लॉ है, जिसमें रेजिस्टेंस क्या है? कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गई, ठीक है, तो हमारे पास रिलेशन आएगा कि जितना मैं वोल्टेज बढ़ाऊंगा उतना ही करंट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अभी तक हमने देखा कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ेगा। तो ओहम्स लॉ का हमारे पास ग्राफ किस तरह से आता है वो चीज़ देखते हैं। ग्राफ हमारे पास इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। किस तरह से? अगर हम वोल्टेज को x एक्सिस पे लें, करंट को हम y एक्सिस पे लें, तो ग्राफ क्या आएगा?
स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I के, प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है फिलहाल। तो फार्मूला हमारे पास क्या था, V इज इक्वल टू आई आर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू V बाई आई, R इज इक्वल टू V बाई आई, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है कि रेजिस्टेंस होती है कि रेजिस्टेंस अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टेंस अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट। किस तरह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस कौन शो करता है या कैसे शो करता है कि देखिए यहाँ पर होते हैं एटम्स, यहाँ पर क्या होते हैं कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम्स होते हैं कि जिनमें से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है, तो जाहिर है एटम्स भी उधर ही हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इस तरफ मूव करेगा तो इन एटम्स से टकराएगा, जब इन एटम से टकराएगा तो थोड़ी सी रेजिस्टेंस तो फेस होगी ना, ठीक है। तो ये जो अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट है, रेजिस्टेंस अपोजिस द फ्लो ऑफ करंट है, ठीक है। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस, कि ये करंट के फ्लो को अपोज करती है, ठीक है। और वो किस सेंस में कि एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, टकराते हैं जब वो इस यहाँ से इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, ठीक है। रेजिस्टेंस डिपेंडेंस, अब ये डिपेंड किस किस चीज़ पे करती है, तो रेजिस्टेंस एक चीज़ जिस पे डिपेंड करती है वो कौन सी है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर बढ़ाने से, मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, ठीक है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक चीज़ पे डिपेंड करती है, किस पे, टेम्परेचर पे। जो दूसरी चीज़ है जिसमें ये डिपेंड करती है वो है नेचर, ठीक है, कि वो कंडक्टर किस नेचर का है, कितने उसमें एटम्स है, कितने उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कितना वो सेमीकंडक्टर है, फिलामेंट है या कोई मेटल वगैरह है। असल में उस कंडक्टर की नेचर हमारे पास किस तरह की है, ठीक है। तो नेचर पे भी डिपेंड करता है। जो तीसरी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो है डायमेंशन, डायमेंशन, डायमेंशन मतलब लेंथ को अगर हम कंडक्टर की इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, क्रॉस सेक्शन एरिया को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें तो उससे भी रेजिस्टेंस इफेक्ट होगी, ठीक है। तो ये जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस अपॉन टेम्परेचर, उसमें ये तफसील से बात करेंगे। तो फिलहाल बस इतना याद रखें कि रेजिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर, नेचर और डायमेंशन पे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ उसकी किसकी आती है, नेक्स्ट चीज़ की जो आती है वो है यूनिट, ठीक है। तो यूनिट जो रेजिस्टेंस की होती है वो होती है ओहम, ठीक है। यूनिट क्या होती है, ओहम। रेजिस्टेंस की यूनिट ओहम होती है। अगर मैं इस फार्मूले को देखूं, ठीक है, अगर मैं 1 ओहम को डिफाइन करना चाहूँ कि 1 ओहम क्या है, तो R की जगह मैं 1 ओहम अगर लिखूं, वोल्टेज है तो वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस है तो यूनिट वोल्ट, 1 वोल्ट कर लें। एम्पेयर है, सॉरी करंट है तो उसकी यूनिट एम्पेयर, तो एम्पेयर 1 एम्पेयर कर लें। तो इस तरह से हमने क्या कि जस्ट इनकी यूनिट्स पुट कर ली। अब ओहम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। कहते हैं कि अगर मैं कंडक्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 1 वोल्ट अप्लाई करूँ, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट अप्लाई करूँ और उसमें जो करंट आए, ठीक है, उसमें जो करंट प्रोड्यूस हो वो 1 एम्पेयर हो, तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, ठीक है। कि अगर हम कंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट प्रोवाइड करें और करंट उसमें 1 एम्पेयर गुजरे तो उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस 1 ओहम होगी, ठीक है। तो डिपेंडेंस भी होगी, यूनिट भी होगी। अब आता है ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ठीक है। ओहमिक एंड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, यहाँ पे हेडिंग दे लें ओहमिक डिवाइसेस, ओहमिक डिवाइसेस कह लें, ठीक है, डिवाइसेस। अच्छा, ओहमिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती है कि जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं, ठीक है। द डिवाइसेस विच ओबेज ओहम्स लॉ स्ट्रिक्टली आर कॉल्ड ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है। अब ओहम्स लॉ हमें क्या कहता है, ओहम्स लॉ हमें कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, ठीक है, यानी वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इस लॉ को जो फॉलो करे वो हमारे पास क्या है, ओहमिक डिवाइसेस हैं। अब किस तरह से, देखिए ये लॉ उस वक्त वैलिड है जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है।
और ओहमिक डिवाइसेस का जो ग्राफ हमारे पास आता है, अगर इधर ही हम बना लें तो ग्राफ किस तरह का आता है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे V, यहाँ पे I, ठीक है। तो ओहमिक डिवाइसेस हमारे पास ऐसी होती हैं जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं कि जिसमें वोल्टेज बढ़ने से करंट भी बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है और रेजिस्टेंस भी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अगर इनकी एग्जांपल में देखें तो हम कह सकते हैं कि जितनी मेटल्स हैं, ठीक है, जितनी मेटल्स हैं वो क्या है, वो सारी ओहमिक डिवाइसेस हैं, ठीक है, कि जिनमें हम अगर पोटेंशियल बढ़ाएं तो करंट भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये होगी ओहमिक डिवाइसेस, ठीक है, जो ओहम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं, जो ये सारा प्रोसीजर फॉलो करती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है नॉन ओहमिक डिवाइसेस। नॉन ओहमिक डिवाइसेस क्या होती हैं वो चीज़ देखते हैं। नॉन ओहमिक डिवाइसेस, नॉन ओहमिक, ठीक है, नॉन ओहमिक क्या होती हैं। अच्छा, नॉन ओहमिक मतलब ऐसी डिवाइसेस जो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करती, ठीक है। द डिवाइसेस विच डू नॉट ओबे ओहम लॉ आर कॉल्ड नॉन ओहमिक डिवाइसेस, यानी कि उसमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I नहीं होता, ठीक है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I नहीं होता। अब अगर ये नहीं होता तो क्या होता है वो चीज़ देखते हैं। पहले देखते हैं कि नॉन ओहमिक डिवाइसेस का ग्राफ किस तरह से हमारे पास आता है। नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या होता है कि अगर ये वोल्टेज है, ये करंट है हमारे पास, और ग्राफ को हमारे पास इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन नॉन ओहमिक डिवाइसेस में क्या होता है, ग्राफ इस तरह से नहीं जाता, यहाँ पर जाके ऐसे डेविएट हो जाता है, यहाँ पर जाके डेविएट हो जाता है। अब ये क्यों होता है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। नॉन ओहमिक डिवाइसेस में हमारे पास जो एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है, वो कौन सा होता है, फिलामेंट और सेमीकंडक्टर्स, फिलामेंट और सेमीकंडक्टर्स। अब देखिए क्या होगा, देखिए फिलामेंट्स में क्या होता है कि जब उनमें करंट गुजरता है, ठीक है, जब उनमें करंट गुजरता है तो क्या होता है कि शुरू में जितना मैंने वोल्टेज थोड़ा सा दिया तो करंट भी थोड़ा सा बढ़ा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आई। वोल्टेज मैंने और दिया तो करंट थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ा, फिर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस में उसकी चेंज इतना ज़्यादा नहीं आया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर उसमें से हम करंट को इंक्रीज़ करते जाएं, जब करंट को इंक्रीज़ करते जाएं तो फिलामेंट हीट अप हो जाता है, फिलामेंट हीट अप हो जाता है, और जब हीट अप होगा तो क्या होगा कि टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा। और यहाँ पर हमने ओम्स लॉ में क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, लेकिन फिलामेंट में क्या होता है कि जब उसमें से करंट ज़्यादा पास करता है तो वो हीट अप हो जाता है। जब हीट अप हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ता है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर रेजिस्टेंस बढ़ती है, और जब रेजिस्टेंस बढ़ती है तो करंट फिर स्ट्रेट लाइन ही रहता, करंट फिर ऐसे डेविएट हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आके मैं जितना मर्जी वोल्टेज बढ़ाऊँ करंट नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम कहते हैं कि क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, हीट अप हो जाता है, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, लिहाजा एक पॉइंट थोड़ा सा इनिशियली यानी वोल्टेज और I डायरेक्टली प्रोपोर्शन रहते हैं, लेकिन करंट इंक्रीज़ करते जाएं तो हीट अप हो जाता है, और V डायरेक्टली प्रोपोर्शन I नहीं रहता। तो एक पॉइंट आता है कि जहाँ पर वोल्टेज बढ़ाने से करंट नहीं बढ़ता, ठीक है, यानी कि ये इस रूल को फॉलो नहीं करता कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I के, ठीक है। तो ऐसी डिवाइसेस जो इस रूल को फॉलो ना करें, यानी ओम्स लॉ को फॉलो ना करें, ऐसी डिवाइसेस को हम नॉन ओहमिक डिवाइसेस कहते हैं कि जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहता, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेमीकंडक्टर्स का देखें कि सेमीकंडक्टर्स कैसे नॉन ओहमिक डिवाइसेस हैं, तो सेमीकंडक्टर में आई थिंक चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़ेंगे, ठीक है, चैप्टर नंबर 17 या 18 है, तो उसमें क्या होता है कि इस तरह का कुछ ग्राफ आता है, यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ग्राफ इस तरह से आता है, ठीक है। यानी सेमीकंडक्टर में भी ऐसा होता है कि वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे, ठीक है, तो करंट उस तरह से नहीं बढ़ेगा, ठीक है, यानी ये नहीं होगा कि जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना करंट भी बढ़ेगा, यानी स्ट्रेट लाइन ही आएगी। इसकी भी जो लाइन क्या होती है वो डेविएट कर जाती है, इसकी भी जो लाइन है वो V डायरेक्टली प्रोपोर्शन है I के रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है। तो हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स भी क्या है, नॉन ओहमिक है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने पहले कहा कि ओम्स लॉ में क्या होता है कि अगर हम कंडक्टर को एक बैटरी के साथ जोड़ दें तो हमने पढ़ा कि जितना मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा उतना करंट भी बढ़ेगा,
लेकिन क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन खत्म होगा, तो V इज इक्वल टू आई आर, जबकि R इसमें क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पर R। तो पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का हटे तो एक इज इक्वल टू का साइन आता है, एक कांस्टेंट साथ में आता है, ठीक है। ग्राफ हमने ओम्स लॉ का देखा कि ओम्स लॉ का अगर हम ग्राफ देखें तो स्ट्रेट लाइन आता है, यानी V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि R इज इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, नेचर पे और डायमेंशन पे ये डिपेंड करती है। अगर हम 1 ओम को डिस्क्राइब करना चाहें तो हमने कहा था कि अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर प्रोवाइड करें तो 1 एम्पियर उसमें से करंट गुजरेगा, तो उस कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होगी वो 1 ओम होगी। उसके बाद हमने देखा कि ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं। ओमिक डिवाइसेस जो ओम्स लॉ को स्ट्रिक्टली ओबे करती हैं और उसका ग्राफ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। और जितनी भी हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स हैं वो क्या है, ओमिक डिवाइसेस है, यानी ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं। उसके बाद नॉन ओमिक डिवाइसेस के जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती, इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही आता, बल्कि आगे जाके थोड़ा डेविएट हो जाता है, ठीक है। और इनकी जो एग्जांपल्स है फिलामेंट है और सेमी कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और इनमें V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I नहीं होता। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ओम्स लॉ।